अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 क्वेश्चन थे पेपर 2 में, ठीक है ना। आखिरी के जो 2 क्वेश्चन है बच्चों वो पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल्स है, दोनों को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों कहता है अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पॉलीमर इज आर, मतलब एक से ज़्यादा भी। द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन गिव्स नेचुरल रबर। बच्चों क्लोरोप्रीन से जो हमें के पॉलीमराइजेशन से जो हमें पॉलीमर मिलता है उसका नाम होता है नियोप्रीन। और जो नियोप्रीन है, नियोप्रीन, बुनाएस, ब्यूनायन है ना, ब्यूनाएस और ब्यूनायन जो होता है बच्चों ये सब के सब सिंथेटिक रबर होते हैं, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट जो है बच्चों गलत हो गया। किस कारण से हुआ? नेचुरल के कारण से। दूसरा बच्चों टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टेट्राफ्लोरोइथीन, ये तो आप जानते ही होंगे। टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोइथीन से इससे बनता है बाय हीटिंग। अब देखिए यहां तक अगर ये क्वेश्चन होता तो ये बहुत ही सिंपल होता, लेकिन इसमें एनसीईआरटी का वो पूरा लाइन ही जोड़ दिया। समझ गए बात को कि इसमें कैटलिस्ट वगैरह क्या लेते हैं। बाय हीटिंग इट विद पर सल्फेट कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर, सॉरी एट हाई प्रेशर। आ रहा है समझ में? इसमें कैटलिस्ट को भी इंक्लूड किया गया है, इसीलिए जब आप एनसीईआरटी अब पढ़ रहे हो है ना बच्चों, तो उसमें जो कैटलिस्ट वगैरह दिया हुआ है ना जितने भी पॉलीमर में, समझ गए बात को, तो उसको भी आपको अंडरलाइन करना है और उसको याद करना है। क्लियर है? क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने शुरू हो गए, ठीक है ना। तो टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टेट्राफ्लोरोइथीन बाय हीटिंग इट विद पर सल्फेट कैटलिस्ट, सही है, एट हाई प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है बच्चों। पीवीसी आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। बच्चों पॉलीमर होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है सबसे ज़्यादा कौन सा स्ट्रांग होता है बच्चों? थर्मोसेटिंग। कौन होता है बच्चों? थर्मोसेटिंग। फिर कौन से होते हैं? फाइबर होते हैं। फाइबर के बाद कौन सा होता है बच्चों? थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है ना। और सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलास्टोमर में। तो जितने भी प्रकार के रबर होते हैं ना बच्चों वो सब आते हैं इसके अंदर। जितने भी प्रकार के क्रॉस लिंक पॉलीमर जो होते हैं ना बच्चों वो सब आते हैं थर्मोसेटिंग में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, याद रखने में थोड़ी मुश्किल आती है ना, मतलब बच्चे भूल जाते हैं इसको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इलास्टोमर में सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थर्मोसेटिंग में सबसे हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्रॉस लिंक वाले पॉलीमर होते हैं जैसे बेकेलाइट हो गया है ना बच्चों, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड हो गया। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल दे रखा है ना, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये सब इसी में आते हैं। फाइबर के एग्जाम्पल में बच्चों आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर में जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में दिया हुआ, जैसे पॉलीएमाइड एंड पॉलीएस्टर, नाइलॉन 6 है ना, पॉलीएमाइड और पॉलीएस्टर वाले जो एग्जाम्पल होते हैं वो फाइबर में आते हैं। आगे समझ में? रबर वाले नेचुरल रबर हो, सिंथेटिक रबर हो, सब उसके अंदर चला गया। बाकी जो बचे बच्चों वो सब के सब कहाँ पर आते हैं? थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। तो ये मैंने आपको एक प्रकार से याद भी करा दिया, इसको आप लिख लेना जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बच्चों। पीवीसीआर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, तो ये तो छोटी सी बात पूछा है, तो ये भी बच्चों करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों कहता है इथीन। इथीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो बच्चों इथीन का हम पॉलीमराइजेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, करते हैं। कहता है टेम्परेचर ले लो 350 से 570 केल्विन, ठीक है साहब। फिर उसके बाद 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये लो डेंसिटी, लो वाले में हाई प्रेशर लेते हैं और हाई वाले में लो प्रेशर रख लेते हैं, ये याद रखने का तरीका होता है। ये हो गया बच्चों प्रेशर। फिर क्या कहता है, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड इनिशिएटर। पर ऑक्साइड मतलब R2O2 को इसने कैटलिस्ट के रूप में यूज में लिया है।
फिर कहता है इल्ड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। बच्चों ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है ये क्या हो गया, गलत हो गया। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है बच्चों यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, लो डेंसिटी पॉलीथीन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे कंडीशन जो है वो लो डेंसिटी है। हाई डेंसिटी में बच्चों, हाई डेंसिटी में 330 से 350 केल्विन टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर भी कम लेते हैं बच्चों वहाँ पर। और फिर ये जो कैटेलिस्ट है वहाँ पर जिगलर नाटा कैटेलिस्ट यूज में लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और इस में से बच्चों कुछ सीखने को अगर मिला है तो उसको हमें क्या करना है, अपने नोटबुक में शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है और उसको हमें याद करना है, ठीक है ना। इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि एनसीईआरटी के लाइंस को किस प्रकार से स्टेटमेंट बना करके पूछा जा रहा है पॉलीमर चैप्टर में, ठीक है ना। तो थोड़ा सावधान हो जाएंगे आगे के सालों के लिए। तो अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज जैसा कि आप जानते हो, डी ग्लूकोज ये है बच्चों, यहाँ पर तो बच्चों ये डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज में आपको पता है कि यहाँ पर 4 कायरल सेंटर होते हैं। तीसरे वाले पर OH लेफ्ट में होता है, बाकी सारे OH राइट में होते हैं। जी ये हो गया। अब बच्चों इसका रिएक्शन करवाना है एक्वस NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ बच्चों। तो NaOH दे दिया, इसका मतलब मीडियम दे दिया बेसिक। और बेसिक मीडियम में आपको पता है बच्चों, बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटोमेरिज्म हो जाएगा। क्यों होगा टोटोमेरिज्म, सोचिए आप, सोचना शुरू कीजिए बच्चों। ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों। बोले तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और उसके अल्फा कार्बन पर बच्चों हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बेसिक मीडियम में आपको पता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में टोटोमेरिज्म हो जाता है। तो बच्चों टोटोमेरिज्म होगा। टोटोमेरिज्म होने के कारण क्या होगा, तो इनोल बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा C, यहाँ पर बच्चों OH, ठीक है ना। और नीचे जो भी है ना बच्चों, इसको मैं कुछ देर के लिए R बोल देता हूँ। नीचे यहाँ के नीचे जो कुछ भी है उसको मैंने R बोल दिया है, क्लियर है। अब आपको पता है कि ये बन गया इनोल। अब इनोल बन गया तो ये इस रूप में तो रहेगा नहीं, इनोल हमेशा जाएगा कीटो के फॉर्म में। अब कीटो के फॉर्म में जाएगा तो बच्चों अब कीटो देखो को कौन कर सकता है, ऊपर वाला, यहाँ पर CH2 नहीं होगा बच्चों। ये ऊपर वाला जो इनोल है वो भी कीटो बना सकता है और नीचे वाला जो इनोल है वो भी कीटो बना सकता है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों बनाते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, एक बार इसको बनाते हैं। जब हम इसको बनाएंगे C डबल बॉन्ड O बना दिया, तो हमें पता है ये यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा भाई, सिंगल डबल हो जाएगा, डबल सिंगल हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर CH2OH हो जाएगा। और नीचे जो जैसे है वैसे का वैसे ही रहेगा। एक तो प्रोडक्ट देखो ये बनेगा। दूसरा बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर वाला ही क्या बन जाए, ऊपर वाला ही क्या बन जाए बच्चों, फिर से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए। बोले तो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ऊपर वाला मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये ऊपर वाला ही क्या हो जाए बच्चों, इसका टोटोमेरिज्म हो जाए। तो बच्चों ये CHO बन जाएगा दोबारा। और फिर बच्चों यहाँ पर C, ध्यान से अब सुनेंगे, जो बात बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। हमें पता है कि इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, आएगा ना बच्चों। तो जैसे हाइड्रोजन आएगा तो ये कार्बन कायरल सेंटर में बदलेगा, कायरल सेंटर में बदलेगा ना, है ना बच्चों। देखो यहाँ पर sp3 है, सॉरी पहले ये sp2 कार्बन है। और जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन पहुँचेगा बच्चों तो ये sp3 में बदलने वाला है ना। जब भी ध्यान से सुनेंगे, जब भी sp2 कार्बन sp3 कायरल कार्बन में बदलता है तो वहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट की संख्या 2 होती है। क्या बोला मैंने,
जब भी sp2 कार्बन sp3 कायरल कार्बन में बदलता है तो वहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट की संख्या 2 होती है। तो बच्चों एक में तो OH इधर रहेगा और H इधर रहेगा और बाकी नीचे जो जैसे R है वैसे रहेगा। और एक में बच्चों एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि OH इधर चला जाए, H यहाँ चला जाए बच्चों, और बाकी जो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो इन दोनों में से एक तो बच्चों सीधा सीधा ग्लूकोज ही बन जाएगा। कौन सा? जिसमें OH राइट है। तो ये तो सीधा सीधा ग्लूकोज ही बन गया ना। मतलब जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, भाई सब कुछ तो उसी में प्रेजेंट है ना। भाई एक हमने क्या कर दिया, वेसल ले लिया, उसके अंदर डी ग्लूकोज डाला, उसी के अंदर एक्वस NaOH भी डाल दिया, रिएक्शन स्टार्ट हो गए, रिएक्शन स्टार्ट हुए तो बच्चों हमें ये मिला, ठीक है ना। अब जो मिला अब उसको भी, उसका स्ट्रक्चर भी हम अब देख सकते हैं। ये जो R है इसको आप क्या करो, यहाँ से इसे बच्चों कायरल सेंटर में बदल दो। तो आपको पता है तीसरे पर OH लेफ्ट में है और बाकी सारे OH राइट में है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये बच्चों डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है ना। और ये बच्चों क्या है, डी ग्लूकोज बनेगा। और ये OH अगर दूसरे पर OH लेफ्ट में हो जाए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, यदि आपने पढ़ा है ग्लूकोज का C2 एपीमर, ग्लूकोज का जो C2 एपीमर होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, दूसरे कार्बन पर है ना, ऊपर से दूसरे वाले कार्बन पर बच्चों क्या हो जाता है, कन्फिग्रेशन बदल जाता है। यदि ग्लूकोज के दूसरे कार्बन पर कन्फिग्रेशन बदल जाए तो वैसी स्थिति में क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मैनोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैनोज। डी ग्लूकोज का C2 एपीमर होता है मैनोज। तो ये ग्लूकोज स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ और ये हमें बच्चों डी मैनोज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? डी मैनोज। और सब कुछ उसी सैंपल में है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डी ग्लूकोज का जब हमने रिएक्शन करवाया एक्वस NaOH के साथ तो हमें दो कंपाउंड मिलेंगे, एक तो मिलेगा डी फ्रक्टोज और दूसरा मिलेगा डी मैनोज। चलो ढूंढते हैं। पहला बच्चों, पहला तो देखो यहाँ पर सब में देखो कोमा लगाया हुआ है, इसका मतलब पहला ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज तो बच्चों ये है ही नहीं, ये भी नहीं, ये वाला ये है, ये ग्लूकोज है। इसमें बच्चों ये देखो यहाँ पर तीसरे में ये सही है, ये हमारा डी फ्रक्टोज है, डी फ्रक्टोज है। और ये बच्चों डी मैनोज है ना। देखो ये देखो दूसरा जो कार्बन है ना, ऊपर से दूसरा कार्बन, उस पर देखो कन्फिग्रेशन बदला हुआ है, बाकी सब एज इट इज है। तो ये डी मैनोज। पता है बच्चों ये ऑप्शन सही तरीके से नहीं बना, एक आध ऑप्शन और उलझाने वाला बनाता ना, क्योंकि देखो इसमें A B में बच्चों ये पहले स्ट्रक्चर ही गलत कर दिया ना, तो क्वेश्चन आसान हो गया। और फोर्थ में भी देखो यहाँ पर ये डी ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर इसने गलत कर दिया। वैसे एक बात और बताऊं, देखो यहाँ पर क्या कहता है, ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विद, मतलब ये नहीं मान सकते कि यहाँ पर जो पहले पर है ना वो ग्लूकोज ही है। यहाँ पर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विद एक्वस NaOH रिजल्ट इन द मिक्सचर ऑफ, रिजल्ट एक मिक्सचर का मिल रहा है, मतलब 3 कंपाउंड का मिक्सचर मिल रहा है। तो हम पहले से नहीं निर्धारित कर पाए, पहले को हम नहीं बोल सकते कि यही डी ग्लूकोज, समझ गए बात को। तो ये डी फ्रक्टोज हो गया, ये डी मैनोज हो गया। खैर करेक्ट आंसर तो यही होगा। बाकी जैसे देखो यहाँ पर डी वाले में क्या गलती है, डी वाले में गलती ये है कि ये डी ग्लूकोज नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या गलती है, इसमें गलती ये है बच्चों कि यहाँ पर देखो ये डी ग्लूकोज नहीं है। भाई डी ग्लूकोज और डी मैनोज को पहचानना है। ये फ्रक्टोज तो है, तीसरे पर है डी फ्रक्टोज है, लेकिन ये दोनों नहीं है बच्चों। तो इसमें यहाँ पर गलती चल रही है। इसमें देखो एक भी फ्रक्टोज है ही नहीं, ऐसे गलती है ना। तो इसको आप एक मिक्सचर मान करके और फिर तीनों को ढूंढिए, जो कि हमें मिल रहा है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में ही मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आसान लगा होगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। आपको कैसा लगा आप ग्रेडिंग जरूर दीजिएगा अपने कमेंट के माध्यम से। बच्चों 2022 के पेपर 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल 6 क्वेश्चन आए थे, मैंने 6 के 6 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। तो एक प्रकार से 2022 का भी पेपर समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।